SC ST कानून इनू फिर लागू कर दिंदे आ। ये बिल्कुल 10 साल वास्ते कीता सीगा, उस तो बाद वोट राज करके ये 10 साल वास्ते इनू फिर लागू कर दिंदे आ। ये सरकारां वास्ते बहुत घटिया सोच ते माड़ी सोच कह सकते आ। ये जिहड़ा गरीब SC ST वो मारिया जा रहा है। ये जिहड़ा तगड़ा SC वो भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬ SC ਵੀ ਗਰੀਬ ਆ, ਗਰੀਬ SC ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬ SC ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਰਨਲ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾਗਾ। ਜੋ ਅਮੀਰ ਆ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਚੁਕਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਰਾਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਥੇਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਥੇਰੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਭਰਾਓ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰੀਆਂ जिन्ना देर खत्म नहीं होता। अभी तैयार रहना आपका लक्ष्य तो वो अभी आएंगे 16 आदमी वो देंगे। अच्छा तो मैं तो बोल रहा था, बोला था मैंने अभी। हाँ फिर बोलूंगा आप उनके ध्यान शेयर करते रहो साथियों। जातिगत आरक्षण विरोधी ओंकार रैली आप सबके सहयोग समर्थन से दिल्ली जंतर मंतर पर लगातार नौकरी मैरने हाथ मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक चंगा पढ़ा लिखा डॉक्टर बनूंगा किसी का चंगा इलाज कर सकता। जेकर पढ़ा लिखा तो टीचर बनूंगा कोई गा बच्चों को पढ़ा सकता है। जे SC कोटे दे कोई टीचर लगता, कोई मास्टर लगता, कोई डॉक्टर लगता तो अगे वो शिक्षा ही दूंगा। ये गल करता है कि बंदा रवि जी रखेंगे ना विचार। अभी बोल देता हूँ अभी। वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद, आपने मार्गदर्शन किया, आपने हौसला अफजाई किया और निश्चित तौर पे आप सबकी भागीदारी जातिगत आरक्षण मुक्त समृद्ध खुशहाल अखंड और विकसित भारत का निर्माण करेगी। आज हम सब यहाँ जातिगत आरक्षण मुक्त समृद्ध खुशहाल अखंड और विकसित भारत के निर्माण हेतु नींव की ईंट बनने आ चुके हैं और नींव की ईंट बन चुके हैं। आप सबके ऊपर ही अब जातिगत आरक्षण मुक्त समृद्ध खुशहाल अखंड और विकसित भारत का निर्माण होगा। साथियों, हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ आरक्षण विरोधी और राजस्थान से पार्टी के सचिव आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार शर्मा जी, डॉक्टर विजय कुमार शर्मा जी जो SC ST एक्ट के दुरुपयोग से पीड़ित है, स्वयं संघर्ष कर रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। किसी तरह की कोई हार नहीं मान रहे और राजनीतिक सत्याग्रही होना इन्होंने स्वीकार किया, जो बहुत बड़ी बात है। आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार शर्मा जी भी अपना मार्गदर्शन करें। राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जातिगत आरक्षण मुर्दाबाद। जातिगत आरक्षण नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। मैं डॉक्टर विजय कुमार शर्मा आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि आज देश को आजाद हुए 75 साल हो गए और हम तो आज भी गुलाम हैं। आज एक कलेक्टर जो 2.5 लाख रुपए बिना तनख्वाह ले रहा है, उसके बेटे को 30% वाली नौकरी मिल रही है और हमारा बेटा 90% वाला अपने घर पे बैठा है और हमारी 100% वाली बच्ची आत्महत्या कर रही है। ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है कि हम
कांग्रेस को और बीजेपी को वोट दे रहे हैं। दूसरी बात, मैं वेटरनरी डॉक्टर था, गवर्नमेंट नौकरी में था, और क्या मुझे किसी वरिष्ठ अधिकारी की शिकायत करने का भी अधिकार नहीं है क्या? मैंने एक अधिकारी की शिकायत की और शिकायत करने के बाद में मुझे उसके शिकायत लेने के ऊपर पुलिस वाले जुटे एसएससी के फंसा दिया और मुझे 28 दिन तक जेल में जाना पड़ा। इसलिए मैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से 2 बार मिल चुका हूं, उनको ज्ञापन दे चुका हूं, लेकिन मुझे आज तक कोई न्याय नहीं मिला है। मैं मेरे भाई रविंद्र जखेड़ी जी का एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मेरे को हौसला अफजाई किया और मेरे को 26 जनवरी 2021 को इसी जंतर मंतर के ऊपर धरने के राष्ट्रपति को ज्ञापन दिलवाया। 25/4/2022 को सुप्रीम कोर्ट में आंसर किया और जखेड़ी जी के नेतृत्व के अंदर मैंने सुप्रीम कोर्ट को, मुख्य न्यायाधीश को, सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को, को मैंने ज्ञापन दिए, लेकिन आज तक कहीं कोई न्याय नहीं मिला है। इसलिए अभी टाइम है कि हम सब एक हो जाओ। जातिगत आरक्षण मुर्दाबाद, जातिगत आरक्षण मुर्दाबाद, जातिगत आरक्षण नहीं चलेगा। इंटरनेट रद्द करो, SC एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, SC एक्ट रद्द करो, SC एक्ट रद्द करो। आज हम तो इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये सोचने के ऊपर विचार करना पड़ेगा। हमारे आने वाली पीढ़ियां रोएगी। इसलिए अभी टाइम है, एक हो जाओ और राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण पार्टी के माध्यम से आवाज उठाओ कि जातिगत आरक्षण बंद करो, बंद करो, बंद करो, जातिगत आरक्षण बंद करो, बंद करो, बंद करो, SC एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। अभी हमारे गांव के अंदर, सूरतगढ़ के अंदर डॉक्टर उग्रसेन शर्मा, जिसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज करने के लिए एसपी ने कहा, उसने नहीं किया और उसको जुटे एक्ट में फंसा दिया गया और उसको सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी, सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी। इसलिए अभी मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप सभी अभी एक हो जाओ और जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी को शपथ दे करके और आवाज उठाओ कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था कि पहले जांच करो, फिर SC की जांच करो, और मोदी ने साथियों शेयर करते रहे। इसलिए राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। रविंद्र जखेड़ी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रविंद्र जखेड़ी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, रविंद्र जखेड़ी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो, धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मार्गदर्शन किया और आप आरक्षण की व्यवस्था से पीड़ित हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, चंडीगढ़ से आदरणीय सतीश बंसल जी, बंसल साहब भी नहीं सुन रहे, फिर नु कहेंगे मेरा नाम नहीं लिया। आदरणीय सतीश बंसल जी भी पहुंच चुके हैं, इनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, अब मैं प्रार्थना करूंगा लखनऊ से आए हुए वरिष्ठ आरक्षण विरोधी आदरणीय रवि अवस्थी जी, आदरणीय रवि अवस्थी जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो आए, आंदोलन में अपना मार्गदर्शन करें, निर्णायक आंदोलन की हुंकार में अपनी भागीदारी करें। आदरणीय रवि अवस्थी जी। हाँ, तुलसीदास शर्मा जी दिल्ली से हमारे बीच में आदरणीय तुलसीदास शर्मा जी पहुंचे हैं दिल्ली से। आदरणीय तुलसीदास शर्मा जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बैठो जी। आदरणीय रविंद्र जखेड़ी जी जिंदाबाद, 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 जातिगत आरक्षण मुर्दाबाद, 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 ले लेंगे, ले लेंगे। जातिगत आरक्षण सोनलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जातिगत आरक्षण मुर्दाबाद, 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 SC ST एक्ट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि आदरणीय सोनलाल शर्मा जी, आदरणीय सोनलाल शर्मा जी सर्व साझा भलाई मंच पंजाब से पहुंच चुके हैं। सभी साथी तालियों से इनका स्वागत करेंगे। आदरणीय सोनलाल शर्मा जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भारत माता की, भारत माता की। सभी आरक्षण विरोधियों की, सभी आरक्षण विरोधियों की
जातिगत आरक्षण बंद करो। बंद करो, बंद करो। जातिगत आरक्षण बंद करो, बंद करो, बंद करो, जातिगत आरक्षण बंद करो। बंद करो, बंद करो। साथियों, हम लोग लखनऊ से आए हुए हैं जातिगत आरक्षण SC/ST एक्ट के विरोध में। जातिगत आरक्षण SC/ST एक्ट के विरोध करना हम लोगों का अधिकार है। हम लोग जातिगत आरक्षण मुर्दाबाद, 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 जातिगत आरक्षण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वाह जी, बहुत बढ़िया, मुर्दाबाद। बहुत बढ़िया रवि अवस्थी जी, आपका बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय हो। साथियों, आदरणीय रवि अवस्थी जी का हार्दिक आभार, जो अपने वचनों से आंदोलन को दिशा दी। क्या नाम? दीप सिंह। आदरणीय देव सिंह जी, आदरणीय देव सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए और आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ अपने विचारों से आंदोलन को दिशा दें। आदरणीय देव सिंह जी, स्वागत है। आप सभी सम्मानित महानुभावों का और हमारी जो महिला सशक्तिकरण यहाँ पे आज अपना कीमती समय आप लोग निकाल के आए हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। समाज के लिए आजादी के बाद जिस तरह से भीमराव अंबेडकर जी ने एक संविधान में आरक्षण नीति को लाए थे, केवल इसलिए कि जो दबे कुचले या पिछड़े वर्ग के लोगों को थोड़ी राजनीतिक में या आगे बढ़ने के लिए उनको बैठो जी, मौका मोहनलाल मिले। जी, बैठिए, तो उन्होंने बैठो, इसका जो है बैठो जी। सिर्फ 10 वर्ष बैठो। तक के लिए आरक्षण को बैठो। उन्होंने दिया और ये कहा कि हर 10 वर्ष के बाद इसका विश्लेषण किया जाएगा। यदि जो आरक्षण की जरूरत होगी तभी बढ़ाया जाएगा, अन्यथा इसको समाप्त किया जाएगा। और बहुत ही अफसोस और दुख का विषय यह है कि आजादी के 75 वर्ष के बाद भी हमारे देश के जो हुक्मरान हैं, उन्होंने आरक्षण को एक षड्यंत्र के तौर पर, अपने वोट बैंक की राजनीति के तौर पर, देश को बांटने के तौर पर, खास तौर से हिंदू समाज को जिस तरह से इन्होंने छिन्न भिन्न किया और जिस तरह से इन्होंने हमारे समाज और हमारे देश को कमजोर करने का प्रयास किया, उसी की ही परिणत है जो आज जातिगत आरक्षण दिया जा रहा है। उसके अलावा SC/ST एक काला कानून मोदी सरकार जी लाए हैं इस देश में और उसमें इन्होंने ऐसे नियम बना दिए कि जो कि आतंकवादियों के लिए भी वो नियम नहीं लागू होते। इसमें उन्होंने बिना सबूत के किसी भी लोगों को, जो हमारे सामान्य दर्जे के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तमाम ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो है आर्मी के अंदर, पुलिस के अंदर, फोर्स में देश की सेवा कर रहे हैं और उन्हीं के माँ बाप को, उन्हीं के भाइयों को, उन्हीं की बहनों को ये गलत उसमें फंसा करके, झूठे आरोप लगा करके ये जेलों में डाल रहे हैं, उनकी जिंदगियां खराब कर रहे हैं। हमारा रोष इस बात का है कि यदि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो या कोई भी आम आदमी पार्टी हो या तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो आज ये चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि इस देश में और आरक्षण दिया जाए। आप सोचिए, एक फेल युवक जो है वो कैसे किसी को शिक्षा दे सकता है। ऐसी ऐसी नीतियां बनाई हैं जो धन कुबेर है, जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए उनके पास है, उनके बच्चे को नौकरियों में आरक्षण दिया जा रहा है, उनको चुनाव लड़ने के लिए आरक्षित सीट दी जा रही है।
और हमारा जो ब्राह्मण का, क्षत्रिय का जो बेटा है, जो गरीब है, जो आपका मजदूरी करके किसी तरह अपने पेट को पालता है, उसको हर जगह फीस देनी पड़ती है, हर जगह उसको ठोकरें खानी पड़ती है। 80-90% लाने के बावजूद भी उसको कॉलेजों में शिक्षा नहीं मिल पाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। और आज मैंने तमाम ऐसे अपने समाज के लोगों से बात करी, हमारे बच्चों को ये डर है, उनके अंदर एक भय पैदा ये हो चुका है कि हम पढ़े तो क्यों पढ़े, क्योंकि रिजर्वेशन के तौर पे लोगों को नौकरियां मिल और उनको नौकरियां मिल जा रही है जो हमसे पढ़ने लिखने में कमजोर है, जिनको कोई चीज की उनको अकल नहीं है, और हम दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी हमको पीछे धक्का दिया जाता है। यह हमारे देश के लिए और ये हमारे समाज के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, तमाम ऐसे लोगों ने अपनी जिंदगी खपा दी, अपने जीवन को उन्होंने ऐसे गर्त में धकेला, केवल किसके लिए? ताकि भारतीय होकर इस देश के सभी भारतीय सुख और चैन से अपना जीवन यापन कर सके और सुरक्षा से रह सके। लेकिन आज दुर्भाग्य यह है कि हमारे ये काले अंग्रेज जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, यही हमारे समाज के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, ये एक मेरी आवाज नहीं है, जिंदाबाद। ये अकेले एक देव सिंह बिष्ट का दर्द नहीं है, ये तमाम ऐसे छात्रों का दर्द है, ऐसे युवाओं का दर्द है जो मजबूर हैं, वो चाहकर भी बोल नहीं पा रहे। आज हम ये जंतर मंतर पर केंद्र सरकार को ये चुनौती देते हैं, ये उनको कहना चाहते हैं कि आज एक तरफ आप आधुनिक युग की बात करते हैं, आज आप विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, वहीं पे हमारे देश के जो प्रतिभावान छात्र हैं, युवक हैं, वो देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं। कोई बड़े बड़े वैज्ञानिक है विदेशों में, कोई बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, और आपके बड़े बड़े डॉक्टर हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ बने। क्या वो इस देश में नहीं कर सकते थे? क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी प्रतिभा को यहाँ कसूरा जाएगा, हम आगे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। आज देखिए, जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो डॉक्टर की ये क्या कहते हैं, प्राइवेट में इंस्टीट्यूट में शिक्षा ले रहा है, करोड़ों को उसको देना पड़ रहा है, और वहीं पे जिसको बिल्कुल भी तमीज नहीं है, जिसको भी जो 30-40% नंबर नहीं ला पा रहा है, आप उसको मौका दे रहे हैं सरकारी, उसमें सारे इनाम आप उनको दे रहे हैं। हमारा उनसे कोई बैर नहीं है, वो भी हमारे समाज के ही अंग है, हम सब भारतीय हैं। हमारे देश में आप कोई ऐसा नेता बताओ जो एक ही चश्मे से सभी समाज के लोगों को एक समान मानता हो, एक समान देखता हो। मेरी मोदी जी से एक उम्मीद थी कि शायद वो सत्ता में आएंगे तो आरक्षण को खत्म करेंगे, लेकिन उन्होंने भी नाउम्मीदी जताई और 10 वर्ष के लिए उसको और बढ़ा दिया। आप एक तरफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, इतना बड़ा झूठ बोलते हैं आप देश के सामने, और हमारे लोगों के बच्चों को कहाँ न्याय मिल पा रहा है, कहाँ उनका आप साथ दे रहे हैं? तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, इस तरह से आप समाज को जगाने का काम करिए। जो आप लोग इस देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं और आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया है, मैं आप सबका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, और मैं पूरा माइक अपने सम्मानित साथी को देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की। देव सिंह वत्स की आपका मार्गदर्शन जातिगत आरक्षण मुक्त भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान सिद्ध होगा। अब मैं प्रार्थना करूंगा आदरणीय गोपी रमन शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, वो आए। साथियों, आप सभी अपना स्थान ले लें। थोड़ा आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जब आप 2, 4, 6 घंटे नहीं बैठ करके दिखाएंगे तो वो आंदोलन की कमी माना जाएगा। और हमारे बीच में इनसे भाई स्वप्नेंद्र वो देवेंद्र माणा दे। साथियों, हमारे बीच में हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय सोनलाल शर्मा जी, कन्वीनर सर्व साझा भलाई मंच राजस्थान पंजाब पहुंच चुके हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगा
आदरणीय गोपी रमन शर्मा जी से कि वो फूल माला लेकर के आदरणीय सोहन लाल शर्मा जी का यहाँ इस जातिगत आरक्षण विरोधी ओंकार रैली में पहुंचने पर स्वागत करें। आदरणीय गोपी रमन शर्मा जी सोहन लाल शर्मा जी का स्वागत करेंगे। साथियों, आपकी भागीदारी बहुत बड़ा योगदान सिद्ध होगी। अब मैं युवा सुभाषीष भट्टाचार्य जी से, साथियों समय का ध्यान रखें। आप देखिए, समस्या बहुत लोग जानते हैं और वो समस्या है, इसीलिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज हमने समस्या के समाधान की ओर बढ़ना है। हम समस्या के समाधान पर अधिक बात करें और आत्मविश्वास के साथ बात करें। आप बात को समझें और बात को समझाएं भी। आदरणीय सुभाषीष भट्टाचार्य जी, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो आए और आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन के बारे में बात करें। आदरणीय सुभाषीष भट्टाचार्य जी बैठिए जी, स्वागत है। हाँ, स्वागत करेंगे सोहन लाल शर्मा जी का। हाँ, भारत माता की सर्वे संघ भलाई मंच पंजाब जिंदाबाद 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 वरिष्ठ आदरणीय सोहन लाल शर्मा जी जिंदाबाद 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 सभी आरक्षण विरोधी जिंदाबाद 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 आरक्षण विरोधियों के परिवार जिंदाबाद 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 आरक्षण विरोधियों के परिवार जिंदाबाद आरक्षण विरोधियों के गांव जिंदाबाद जिंदाबाद आरक्षण विरोधियों के समाज जिंदाबाद 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 आरक्षण विरोधियों के प्रदेश जिंदाबाद जिंदाबाद सुभाषीष भट्टाचार्य। हाँ, अभी ये आए हैं जी, कराते रहेंगे, कोई बात नहीं होगा। बैठ जाओ जी, ठीक है। अब मैं सुभाषीष भट्टाचार्य जी रखेंगे अपने विचार और उसके बाद जो है युवा साथी और कवि भी हैं जो आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद करते रहे हैं। साथी कृष्ण बच्चन जी, उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि वो भी अपने विचार देने के लिए तैयार रहे। हमारे बीच में एडवोकेट मनोज शर्मा जी लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी से सहयोग, समर्थन और भागीदारी करने के लिए पहुंचे हैं। उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो भी अपना वक्तव्य देने के लिए, संबोधन के लिए, मार्गदर्शन के लिए तैयार रहे। साथी सुभाषीष भट्टाचार्य जी। धन्यवाद रविंद्र चटर्जी जी को और तमाम यहाँ पे उपस्थित मेरे आदरणीय, मेरे उच्च सभी भाईजन एवं यहाँ के माताओं बहनों सभी को मैं पूर्ण रूप से सम्मान करता हूँ। और ये जो आरक्षण विरोधी पार्टी आज पूरे भारतवर्ष को एकता की तरफ लेके जा रहे हैं। भारतवर्ष की जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था था, हमारी जो एकता था, इस एकता को कुछ ऐसी सरकार की जो संविधान में किया गया कि 200 साल किसी ने शासन किया और वो शासन करने के बाद उसमें लगाया कि भारत की एकता को किसी भी तरह से एक करना नहीं चाहिए। इसीलिए इन्होंने संविधान में ऐसे कुछ प्रावधान लगा दिए कि हिंदू समाज को बात किया गया और ये समाज आज एकजुट नहीं हो पा रहा है। और इसी जुट होने के लिए हमें एकता को किसी भी तरह से हमें ये एकता और इसी की तरफ से हमें जाना चाहिए। नहीं तो आगे समय में हम भारत को एक दुष्गुरु नहीं, हम भारत को विकलांग भारत पर बनाने जा रहे हैं। क्योंकि इससे देखे जा रहे कोई अच्छे व्यक्ति, अच्छे प्रतिभाशाली व्यक्ति जो समाज में उसे स्थान नहीं दिया जाता, उसे पढ़ाई लिखाई करके उसको जो जब एक अपने प्रतिभा के साथ है वो जब इस जगह पे जाते हैं तो उनको 80% मार्क्स मिलते हैं, तो वो जाकर क्या होता है उसके सामने कोई 50% व्यक्ति है उससे सामने आ जाता है। और आज की जो दिन है 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन है और लाल बहादुर
ये तमाम यहाँ पे मेरे भाई हैं, बहन हैं जो एनपीएससी ने, ये आप जानते हैं कि आईएएस की तैयारी में थे और उनको भी पूरा होता है कि जब उनको 700-800 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन उनके 700-800 मार्क्स मिलते ही जब कोई बंदे या कोई भी अच्छे है कोई उनसे कम मार्क्स मांगे, यानी कि 650 ताकि वो कोई आईएएस बन जाते हैं। अब जानते हैं आईएएस बनने के लिए कितने कठिन परीक्षा है, भारतवर्ष में ही पूरे विश्व में ये यूपीएससी सबसे कठिन परीक्षा है और ये परीक्षा में भी ये स्थान नहीं ले आता है। और कोई अच्छे जो उनसे सहमत नहीं है, जो उनसे कम मार्क्स मिलते हैं, वो हमारे ऊपर आके वो हमारे शासन करते रहते हैं तमाम जगह में। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। एक जगह में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से एक कुछ घटना घटा, मैंने जब अपने तरीके से अपना कुछ उनको सुझाव दिया और उसने आके मुझसे कहा कि आप ऐसे कैसे कर सकते, और ये उसने नहीं जानते कि मैं संविधान का, क्योंकि मैं भी यूपीएससी का स्टूडेंट था, इसके लिए तमाम हमारे समय में चार वर्ष के लिए हम यूपीएससी तैयारी लेके जाते, लेकिन आज से 6 वर्ष हुए हैं। उस समय में 4 साल हम तैयारी लिए, एक बार हमने क्वालिफाई किए। उसके बाद जब हमने हमारे से जब जानते हैं तो मेन की जो होते हैं, मेन की तैयारी की, उसके बाद भी हमें मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मौका मिला? क्योंकि हमारे पास उतना मार्क्स नहीं रहा है, क्योंकि हमारे पीछे जो 600-650 वाले आगे निकल गए, मैं 550 ऊपर, लेकिन हमें चांस नहीं मिला। और यही उसके बाद भी हमें भारत के बाहर से बहुत सारे जगह से, गल्फ कंट्री से, यूएसए से या जर्मन टेक्नोलॉजी से मुझे बहुत सारा ऑफर है, लेकिन मेरी माता जी ने बहुत ही कठिन परिस्थिति से मुझे लाना और पालन किया, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं भारत की किसी भी जगह में कुछ ऐसे हमारे समाज की एकता के लिए बनाए। और ये मैं कोशिश करता रहता, क्योंकि मैं अपने गांव में, अपने समाज में, तमिलनाडु में भी मैंने एक कोशिश की है कि यहाँ की जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है और नागालैंड की प्रतिभाशाली व्यक्ति, ये सारे व्यक्ति क्या करते हैं कि उनको प्रतिभा है लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि काला कानून आज भारत में पूरे जगह में ये काला कानून और ये काला एक भारत को विकलांग बनाने की कोशिश किया जा रहा है। और विकलांग होते होते आज जानते हैं तमाम सारे जो बड़े पद के अधिकारी है, ये पद के अधिकारी उस लोग को नहीं है, क्योंकि उनके पास वो संपत्ति नहीं है, उनके पास वो संस्था है, सोचने की भी संस्था नहीं है। आज जाते एक दिन में भारतवर्ष की 100 से भी 200 करोड़ की, भारतवर्ष में 100 से 200 करोड़ की जो खर्च होते हैं, उसमें पूरे ये खर्च हो जाता है। क्यों न क्यों जाते? क्योंकि आप जानते हैं, मैं जब दिल्ली से आ रहा था, उस जगह में स्टेशन में कुछ ऐसे एबेंडन एरिया है। अब एबेंडन एरिया है, इस एरिया में 3 महीने पहले भी कुछ ऑफिशियल कार्य के लिए मैं यहाँ पर आया था, और 3 महीने पहले एक जगह में सब कुछ था, और आज क्या हो रहा है, इस जगह को तोड़ दिया रहा है। जब मैंने अधिकारी को पूछा, मार्क्स नहीं मिला, 300 या 350 मार्क्स मिला, लेकिन जब नीट की तैयारी कर रहे थे, मैंने उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया, मैंने उनसे तैयारी करने की जान से मैंने मेहनत की। जब उनके पास इतना मार्क्स नहीं मिला और उनसे जो कम मार्क्स मिला, वो जाके कुछ सरकारी कॉलेज में दाखिला हो गए। और ये जब मैंने देखा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये देश के खतरा है, ये आम जनता की साथ खिलवाड़ है। और आने वाले समय में हमें भारत को ये भी एकता की, भारत माता मानते हैं हम भारत को, लेकिन हम टुकड़े में बट गए हैं। भारत माता मानते हैं हम भारत को, लेकिन हम टुकड़े में बट गए हैं। और कोई देश के आने वाले समय में जो भारत के बाहर है, वो क्या करते हैं, और यही मौका ढूंढते हैं जो टुकड़े हो जाए, उनके साथ में एंटी नेशनलिज्म जो छोटे आज जानते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पीछे फंडिंग कर देते हैं। और इससे क्या होता है, ये भारत की एकता को किसी भी तरह से तोड़ दे। और हमें आज पूरे भारतवर्ष में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक हमें एक होना है, इसमें हमें भारत को बचाना है। हमें कोई अपने हमारी जाति के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पे कोई अपने जिले के लिए आया, पूरे भारत के लिए आया, और राष्ट्र भक्ति के लिए है, राष्ट्र की हमारी एकता है और राष्ट्र सर्वोपरि है। विश्वगुरु ऐसे नहीं बनाया जाता कोई किसी को जहाँ पे बता दे और विश्वगुरु ऐसे हो जाएंगे। विश्वगुरु बनाने के लिए योग्य पुरुष को बचाना पड़ेगा। और सभी राज्य का, सभी जिले का, सभी गाँव का,
सभी का योगदान जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भर परिवार होना जरूरी है और इसके घर में रोटी होना भी जरूरी है। और ये कभी भूखे नंगे भूखे कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि उनसे मैं आत्मनिर्भर बनाना कर सकते हो। आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें सभी घर में रोटी होना जरूरी है, सभी योग्य पुरुष को योग्य नारी को सभी एक साथ होना जरूरी है। और इसी के साथ साथ मेरे जो छोटे व्यक्तित्व है मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ और खास करके रविंद्र चटर्जी को मैं अभिनंदन जनाना चाहता हूँ, क्योंकि वो एकमात्र ऐसे इंसान है जो भारतवर्ष में तमाम जो ऐसे कार्य कर रहे हैं उनके साथ सभी आइए और उनके हाथ को मजबूती दीजिए और आने वाले समय में हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे और भारत की सभी एकता को हमें बरकरार रखेंगे और एक पुरुष एक व्यक्ति को हम एक साथ लेके एक नया भारत बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सुभाषिष भट्टाचार्य जी, आपके विचार जातिगत आरक्षण मुक्त समृद्ध खुशहाल अखंड और विकसित भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान सिद्ध होंगे। अब मैं प्रार्थना करूंगा साथी युवा साथी कृष्ण वचन से समय का ध्यान रखें साथियों। देर आदरणीय डॉक्टर साहब मनोज कुमार जी और जोशी जी यहीं पर रहना। जातिगत आरक्षण नहीं चलेगा, जातिगत आरक्षण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हर भारतीय की ओंकार है, जातिगत आरक्षण मुक्त भारत हमारा अधिकार है। हर भारतीय की ये ओंकार है, हर भारतीय की ये ओंकार है, हर भारतीय की ये ओंकार है। हमारा अधिकार है। SC/ST एक्ट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, योग्यता प्रतिभाओं की अनदेखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गरीब पिछड़ों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जन विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, SC/ST एक्ट को बढ़ाने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साथी कृष्ण वचन जी, साथियों हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और राष्ट्र व मानवता के शुभ चिंतक आदरणीय डॉक्टर विजेंद्र नाथ उपाध्याय जी, जो बीमारी के बावजूद खुद डॉक्टर साहब हैं लेकिन बीमारी किसको पकड़ ले कुछ नहीं पता। डॉक्टर साहब डेंगू से पीड़ित थे, उसके बावजूद भी बनारस से चल करके यहाँ पहुंचे हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब का मैं आदरणीय डॉक्टर साहब ये गोपी रमन शर्मा जी और आदरणीय रामभरण सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि आप आदरणीय डॉक्टर साहब का यहाँ जैसे डॉक्टर साहब स्वागत करेंगे, यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन करेंगे। साथियों ओंकार जातिगत आरक्षण के खिलाफ, SC/ST एक्ट के खिलाफ हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय हरिमर्दन सिंह भदौरिया जी, सुनो भारत के नर नारे, नर नारे, इस आरक्षण में खत्म करो। सुनो भारत और जिंदगी नहीं चलेगी। भदौरिया साहब का स्वागत करेंगे आदरणीय गोपी रमन शर्मा जी, स्वागत है जी। जातिगत आरक्षण बंद करो, योग्यता भारत के नर नारे की ये
आदरणीय साथी त्रिलोक तिवारी जी, वो भी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं राष्ट्रीय समता विकास पार्टी से। मैं आदरणीय साथी सुखविंदर सिंह खड़प से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने विशिष्ट अतिथि आदरणीय साथी त्रिलोक तिवारी जी, जो आरक्षण की व्यवस्था के कट्टर विरोधी हैं, देश भर में घूम घूम करके आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ आवाज को बुलंद करते हैं। तमाम संघर्षरत संगठनों को, पार्टियों को सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं। मोहित ही कोला मोहित भैया बताओ क्या नाम? गुलशन कुमार जी, हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है गुलशन कुमार जी का। मोहित को स्वागत से लाग रही दिया भाई ई बेचो अन्ना तो जंतर मंतर की भर लो नया लोकेशन में बेचो रुक जाएंगे ऐसे आज ही कौन ले आना कौन आ रहा है? स्वागत है गुलशन कुमार जी का। डस्टबिन फेंक के आओ यहाँ थोड़ी त्रिपाठी जी आरपीआई से वो नहीं आए हैं, मिश्रा जी नहीं आ पाएंगे। साथियों, आरपीआई से हमारे प्रतिनिधि आदरणीय रामानंद त्रिपाठी जी का हार्दिक स्वागत है विशिष्ट अतिथि के तौर पर। जयप्रकाश मिश्रा जी ने आश्वासन दिया था वो पहुंचेंगे, किन्हीं कारणों से, अपरिहार्य कारणों से वो नहीं आ पाए और उनके प्रतिनिधि और पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर आप सबकी भागीदारी जातिगत आरक्षण मुक्त समृद्ध, खुशहाल, अखंड और विकसित भारत के निर्माण में बड़ा योगदान सिद्ध होगी। रामानंद त्रिपाठी जी का कर स्वागत। जी का डाल और उनके भी डाल। जी सर। हाँ ठीक है भैया साथियों, हार्दिक स्वागत है वरिष्ठ आरक्षण विरोधी आदरणीय त्रिलोक तिवारी जी का। क्या करना? फोटो लेना करे ना भाई। भारत माता की, भारत माता की, आरक्षण विरोधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रामानंद त्रिपाठी जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया से तमाम साथी आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और आज जातिगत आरक्षण विरोधी ओंकार रैली में भागीदारी करने पहुंचे तमाम साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। स्थान लो जी, आप बैठ जाओ। साथी गिरसन वसन, लो सर। मोहित भैयापुरिया इनको बोलना चाहिए कि यहाँ बैठे अतिथि महोदय हमारे सभी हैं। मैं उनके स्वागत में एक दो पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागतम सुबह अतिथि मेरे, स्वागतम सुबह अतिथि मेरे। आज मिलके हम हैं पुलकित, बन गई आज ये भूत सूची, पतित पावन चरण तेरे। स्वागतम सुबह अतिथि मेरे, स्वागतम सुबह अतिथि मेरे। जय जय भारत।
भारत माता के, भारत माता के, जय भारत माता के, जय भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं कृष्णचंद्र सिंह उर्फ कवि अभयकांत सिंह बिहार से हूँ। आज समय को मध्य में रखते हुए ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम सब आज जिस भी मिशन में यहाँ पर पहुँचे हैं, वो मिशन देखा जाए तो हम लोग का धीरे धीरे सफल होते जा रहा है। इसलिए क्योंकि आंदोलन 3 प्रकार के होते हैं। एक जागरूकता आंदोलन, जो आप लोग देखे होंगे, दिखा रहता है दीवारों पर, थूकना मना है, गंदगी फैलती है, ये जागरूकता आंदोलन हो गया। एक होता है धरना प्रदर्शन आंदोलन, विरोध करते हैं हम लोग, इस तरह से बैठकर राष्ट्रपति को ज्ञापन देते हैं। और तीसरा आंदोलन होता है क्रांतिकारी आंदोलन। तो मैं थोड़ा सा क्रांतिकारी आंदोलन पर विश्वास रखता हूँ और बताना चाहता हूँ कि जब हमारे कुछ बताते हैं भाई साहब, कुछ बताते हैं वरिष्ठगण, कुछ गुरुजन बताते हैं कि जब वो स्टार्ट किए थे अपने संगठन के जरिए, तो आरक्षण क्या चीज होता है ये किसी को नहीं पता था। वो जब जाते थे विरोध करने जनसंपर्क में, तो कि कोई भी नहीं पता था कि आरक्षण का विरोध होगा भी कि नहीं होगा। लोग उन्हें पागल भी कहते थे। लेकिन आज हम यहाँ इतने की संख्या में मौजूद हैं, ये उनकी सफलता है। ये आज उनकी सफलता है कि आज हम सब जागरूक हो चुके हैं। अब हम दूसरी पीढ़ी पर चल रहे हैं, दूसरी सीढ़ी पर चल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे, जो भी हो आदरणीय उनको ज्ञापन देंगे। लेकिन मुझे माना जा रहा है मेरे हिसाब से कि ये ज्ञापन, ये सरकार हम लोग को मूर्ख समझ ली है। ये दबाने पर तुल ही करिए कि इन लोगों को, इन स्वर्णों को दबाना ही है, मिटाना ही है। तो आज इसी पर अपने कविता के चंद पंक्तियों के साथ आया हूँ। और युवाओं को खास करके मैं ज्यादा रहता है नोटिस, युवा ज्यादा से ज्यादा भागीदारी ले, क्योंकि युवा जुझारू वर्ग होते हैं। युवा जहाँ जूझ गए वहाँ सरकार बुझ गए। तो मैं अपने कविता को शुरू करता हूँ और कविता का शीर्षक है अब हमें मर जाना होगा। क्योंकि जब युवा उतरते हैं रण में तो वो मरने और मारने का ही बात करते हैं। तो शीर्षक है अब हमें मर जाना होगा। और युवाओं, जगो अब तुम वीर जवानों, कि जगो अब तुम वीर जवानों, अब हमें कुछ कर जाना होगा। कि जगो अब तुम वीर जवानों, अब हमें कुछ कर जाना होगा। जातिगत के खिलाफ खुलकर अब हमें आवाज उठाना होगा। इस बड़ा सिस्टम के खिलाफ बेहिचक अब हमें लड़ जाना होगा। जीना है तो स्वाभिमान से जीना है, जीना है तो स्वाभिमान से जीना है, अन्यथा अब हमें मर जाना होगा, अन्यथा अब हमें मर जाना होगा। जो करते आए हमारे पूर्वज, कि हम कुछ नहीं कहते हैं दूसरा, हम कहते हैं कि जो करते आए हमारे पूर्वज वही कार्य अब हमें कर जाना होगा। कुरीतियों से लड़ना होगा और नीतियों को जिताना होगा। अभी भी वक्त बचा है महाराणा का हमारे अंदर, अब हमें यह दिखलाना होगा। जीना है तो स्वाभिमान से जीना है, अन्यथा अब हमें मर जाना होगा, अन्यथा अब हमें मर जाना होगा। 75 वर्षों से दबाया जा रहा हमें, 75 वर्षों से दबाया जा रहा है हमें, पीठ पर छुरा छुपाया जा रहा है हमें। अब हम इन सत्ताधारियों के खिलाफ, इन सत्ताधारियों को सबक सिखाना होगा। विवश हो चुके हैं हम सवर, अब विवश हो चुके हैं हम सवर। अब हमें चंद्रशेखर आजाद का पिस्टल उठाना होगा। भगत सिंह की तरह इसी संसद में घुसकर कुछ कर जाना होगा। लेकिन जीना है तो स्वाभिमान से जीना है, अन्यथा अब हमें मर जाना होगा, अन्यथा अब हमें मर जाना होगा।
झेले हैं इस भ्रष्ट सिस्टम को बहुत हम, झेले हैं इस भ्रष्ट सिस्टम को बहुत हम, अब अपने बच्चों को नहीं झलवाना है। झेले हैं इस भ्रष्ट सिस्टम को बहुत, अब हमें अपने बच्चों को नहीं झलवाना है। इस जातिवाद इस संविधान के खिलाफ अब हमें आवाज उठाना है। मिटने पर और मिटाने पर, मिटने पर और मिटाने पर तुल चुकी है ये सरकार। हमें आरक्षण से बचने को उठा, इसमें कुछ जाना है। उठो, अब समय आ गया है। उठो, अब समय आ गया है। अब हथियार उठाना है। जीना है तो शान से जीना है, अन्यथा अब हमें मर जाना है, अन्यथा अब हमें मर जाना है। इसी के साथ मैं धन्यवाद। साथी कवि कृष्ण वचन जी, आप लगातार कविता के माध्यम से जन जागृति आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ करते रहते हैं। अब मैं प्रार्थना करूंगा आदरणीय मनोज कुमार शर्मा जी से कि वो आए और सीमित शब्दों में आंदोलन को दिशा दें। तमाम साथियों से फिर अपील है कि वो आप आंदोलन के बारे में ज्यादा समस्या सबको है, सबको पता है हम कैसे इससे लड़ेंगे, क्या हमने जो प्रोजेक्ट किया आप उसके ऊपर क्या राय देते हैं। हमने ये प्रस्ताव भी आपके बीच में दिए हैं। हमने कहा है कि हमारी मांगों के संदर्भ में 15 अगस्त 2023 तक देश की केंद्र सरकार अमल कार्रवाई करे, अन्यथा 2 अक्टूबर 2023 से निर्णायक आंदोलन होगा। तो कृपया आप इस पर भी अपनी राय दें। आदरणीय मनोज कुमार शर्मा जी। धन्यवाद जेटली जी। आज का ये जो समागम आरक्षण विरोधियों का हो रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी जो आवाज है वो पूरे देश में गूंज रही है। यहाँ पर जो हम विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न जिलों से जो एकत्रित हुए हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि 2024 में जातिगत आरक्षण और SC ST एक्ट समाप्त होना है। भारत माता की जय। ये इस बात का प्रमाण है आप लोगों का यहाँ एकत्रित होना। मैं आप लोगों से जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जहाँ से इसकी शुरुआत होती है, मैं कुछ स्लोगन बोलूंगा, उसमें आपको जिंदाबाद कहना है। अखंड सनातन भारत जिंदाबाद जिंदाबाद, अखंड सनातन भारत जिंदाबाद जिंदाबाद, अखंड सनातन भारत लोकतंत्र, 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 संविधान, संविधान, संविधान। साथियों, हमारी जो धुरी है, जो भारतीय धुरी है, ये तीनों जो हमारे महत्वपूर्ण स्लोगन है, इन पर ही आधारित है। पहला कार्यक्रम हमारा अखंड सनातन भारत का निर्माण करना, दूसरा लोकतंत्र को मजबूत करना, तीसरा संवैधानिक व्यवस्थाओं का सुधार करना। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस संवैधानिक व्यवस्था में आरक्षण और SC ST एक्ट कोई ज्यादा बड़ी बाधक नहीं है। हमारे संविधान के अंतर्गत एक बहुत ही खूबसूरत अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत प्रत्येक उस कुरीति को खत्म किया जा सकता है जो हमारे समाज के विपरीत है। विभिन्न कुरीतियां ऐसी संविधान ने समाप्त की है, तो हमारा संविधान इन कुरीतियों को कैसे समाप्त करता है, इस बात को भी समाधान हमें करना है। और वो समाधान कहाँ से होगा? वो समाधान हमारे और आपके बीच में से निकल के आएगा। और वो समाधान किस तरीके से निकल के आएगा, हमको इस बात को समझाना होगा कि जो दूसरे लोग सिर्फ हमको हिंदू कहते हैं, हम हिंदू नहीं सनातनी हैं। इस बात को समझना होगा। जैसे ही आप अपने आप को हिंदू मानते हैं, आपके 4 टुकड़े हो जाते हैं। जैसे ही आप अपने आप को हिंदू मानते हैं, आपके 4 टुकड़े हो जाते हैं। जैसे ही आप सनातनी कहते हैं तो आप एकत्रित हो जाते हैं। आपके 4 टुकड़े एक जगह जुड़ जाएंगे,
संविधान में आपको इसी प्रकार से तोड़ा है। सबसे पहले खास लोगों के स्थान पर SC ST खास, उसके बाद ST, तीसरे नंबर पे OBC आ जाता है और चौथे नंबर पर सामान्य नागरिक होता है। हमको ये तय करना है, हमारा जो महत्वपूर्ण अंग है वो ये है कि जो सामान्य नागरिक, हमको जो भी सामान्य श्रेणी के नागरिक है, संवैधानिक व्यवस्था के तहत, आज पुरानी व्यवस्थाओं को भूल जाइए। संविधान में हम लोगों को केवल सामान्य नागरिक बनाया है, ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना अन्य है। केवल इस बात का ध्यान देना है कि हम मात्र संवैधानिक व्यवस्था में मात्र सामान्य नागरिक है और हम प्रत्येक सामान्य नागरिक को एक होना है, एक मंच पर आना है। ये मेरा सुझाव है। जो भी संगठन अपने आप को सवर्ण के नाते लिखते हैं पोस्टों में, उसमें सामान्य शब्द का प्रयोग करें। सवर्ण शब्द आपको एक दूसरी व्यवस्था की तरफ ले जाता है। आप संवैधानिक व्यवस्था में केवल सामान्य शब्द का प्रयोग करें, क्योंकि हम सामान्य नागरिक हैं। जैसे ही आप सामान्य नागरिक होते हैं, जातिगत आरक्षण और SC ST पर आपका जनसंख्या बल 80% हो जाता है और आप 80% को कोई भी हराने वाला नहीं है। ये तय कर लें, आप जब 80% हो जाएंगे तो कोई हराने वाला नहीं है। 2024 में आपको तय करना है, जितने भी आरक्षण विरोधी SC ST एक्ट विरोधी संगठन है, नोटा विरोधी संगठन है या पार्टीगत आजाद राजनीतिक पार्टीगत आधार पर जो राजनीतिक दल है, उन लोगों को एक मंच पर आकर के पूरे देश में एक साथ चुनाव लड़ना होगा। और जिस दिन ये 80% सामान्य वर्ग एक साथ आ गया, उसी दिन आपकी सरकार होगी। ये निश्चित है कि आप संसद से ही बदल सकते हैं। इस बात को समझना होगा। आपको संसद तक पहुंचना होगा, आपको संसद तक पहुंचना होगा। जय हिंद, जय भारत। अपनी गाड़ी पर इंतजार करता हूँ। धन्यवाद मनोज कुमार शर्मा जी। आपके विचार जातिगत आरक्षण मुक्त भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान सिद्ध होंगे। अब मैं प्रार्थना करूंगा आदरणीय रुद्र प्रताप जी से। आदरणीय रुद्र प्रताप जी, आइए, स्वागत। सीमित समय में आप अपने विचार रखें। आदरणीय रुद्र प्रताप जी। साथियों, आज की इस जातिगत आरक्षण विरोधी ओंकार रैली में प्रखर आरक्षण विरोधी त्रिलोक तिवारी जी ने मुंडन कराने का संकल्प लिया था सरकार की इस जन विरोधी व्यवस्था के खिलाफ। वो मुंडन कार्यक्रम इनका अभी शुरू हो चुका है। तिवारी जी और अपने इनके साथ जो भी साथी अपना मुंडन कराना चाहता है SC ST एक्ट और जातिगत आरक्षण के खिलाफ, उनका स्वागत है। साथियों, बहुत बड़ी बात है, ये देश का दुर्भाग्य ही है कि लोगों को जो मृत्यु के समय, शोक के समय मुंडन कराना होता है, वो आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ मुंडन कराने को मजबूर है। ये त्रिलोक तिवारी जी द्वारा कराया गया मुंडन जातिगत आरक्षण मुक्त भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान सिद्ध होगा। साथियों, इस बीच में रखेंगे रुद्र प्रताप सिंह जी अपने विचार रखेंगे और मुंडन भी चलता रहेगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रदेश प्रवक्ता राकेश कुमार मिश्रा, उन्नाव त्रिलोक तिवारी जी के साथ RJVP के उत्तर प्रदेश सचिव आदरणीय राकेश कुमार मिश्रा जी, वो भी अपना मुंडन करवा रहे हैं। साथियों का बहुत बहुत बड़ा योगदान है SC ST एक्ट और जातिगत आरक्षण के खिलाफ।
बैठो जी बैठो। आरक्षण विरोधी पार्टी के भारत के कोने कोने से आए हुए सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार प्रणाम। साथियों, भारतवर्ष में जब से हम लोग आजाद हुए हैं तब से लेकर आज तक हम आरक्षण रूपी महाबीमारी का आज तक श्राप झेल रहे हैं। साथियों, यह आरक्षण एक कैंसर जैसी घातक बीमारी है जो दिन ब दिन भारत को अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही है। आप सबके सहयोग से हम इस आरक्षण रूपी महादानव को समाप्त कर सकते हैं। मैं आप सभी देश के युवाओं को इसके लिए आगे आना होगा और देश के कोने कोने से जब बुजुर्ग और युवा एक साथ आएंगे हम अपनी केंद्र सरकार भी बना सकेंगे और पूरे देश में इस आरक्षण रूपी बीमारी को सरकार के पास जब सरकार बन जाएगी तब इस आरक्षण को खत्म किया जा सकता है। इसके लिए देश के 50% लोगों के पास तक हमें अवश्य पहुंचना ही होगा, क्योंकि देश भर में मेरा मानना है कि अगर हम 20% वोट भी पा जाते हैं तो 2024 में RCPC सरकार बनाने के लिए सक्षम होगी। नहीं तो एक बहुत ही बड़ा विपक्ष बन के हम केंद्र में कार्य करना होगा, क्योंकि अब समय बहुत ही कम बचा है। और आप सभी साथियों से मैं यह विनम्र निवेदन करता हूँ, आप सब लोग सच्चाई के साथ सुनो भारत के नर नारे, नर नारे, हम अपनी सरकार साथियों, राजस्थान से आदरणीय साथी सरनाम सिंह सिकरवार जी भी पहुंचे हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। और साथी डम्पी राघव परसों परले दिन से 3-4 बार साथी ने फोन कर लिए और बहुत हौसला अफजाई किया और सूचना पाकर ही अपने साथी के साथ यहाँ पर हाजिर हैं। इनका हार्दिक स्वागत है। आपको बोलने का समय देंगे, आप बैठे हैं अभी। साथियों, हमारे बीच में वरिष्ठ आरक्षण विरोधी आदरणीय गणपति प्रसाद जी हैं, वो अपने विचार रखेंगे। और इस बीच में ये चल रहा है मुंडन त्रिलोक तिवारी जी का, और इनका हौसला अफजाई करेंगे। आरक्षण विरोधी त्रिलोक तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आरक्षण विरोधी त्रिलोक तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आरक्षण विरोधी त्रिलोक तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, ऐतिहासिक पल आज जो है निर्णायक आंदोलन की हुंकार भरी जाएगी, और इस निर्णायक आंदोलन की हुंकार आप सबके सहयोग, समर्थन और भागीदारी से भरी जाएगी। प्रस्ताव आपको दिए हैं, आप सब उस पर विचार कर लें। 15 अगस्त 2023 तक देश की सरकार हमारी मांगों पर अमल कार्रवाई करे, अन्यथा 2 अक्टूबर 2023 से देश की राजधानी दिल्ली सहित पूरे भारत में निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन होगा। साथियों, हमारे बीच में वरिष्ठ आरक्षण विरोधी साथी राजेश उपाध्याय जी भी पहुंचे हैं, इनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय गणपति प्रसाद जी, इनके साथ साथ मैं आदरणीय देशबंधु जोशी जी से, जो प्रखर आरक्षण विरोधी हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो भी अपना संबोधन के लिए तैयार रहे। आदरणीय जोशी जी, अब जो है गणपति प्रसाद जी। आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव आरक्षण विरोधी पार्टी रविंद्र जेठड़ी जी, मैं अलग अलग प्रदेशों से आए हुए प्रतिनिधि भाइयों और बहनों, जेठड़ी जी ने ये जो काम उठाया है आरक्षण विरोध का, जितना आपको मैं आप सब लोग अपने अपने प्रदेश से पदाधिकारीगण आए हैं
नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वागत करता हूँ आपका मिनी संसद के मंच पर। जाति आरक्षण के विरोध में जंतर मंतर पर इकट्ठे होकर के ही इस समस्या का समाधान कर देंगे। कर रहे हैं कि 10 साल के लिए जो आरक्षण था उसको लगातार बढ़ाया जाता है और उसके ज्यादातर लोगों का उससे भला नहीं हुआ। इसके साथ साथ इन्होंने ऐलान किया है और केंद्र सरकार को 15 अगस्त 2023 तक बंटवारा पैदा करता है, लोगों आरक्षण की भावनाएं पैदा को करता है। समाप्त किया जाए, नहीं तो 2 अक्टूबर 23 से पूरे देश में सत्याग्रह होगा। जिस तरीके से उसके लिए सारे पदाधिकारियों से मेरा ये निवेदन है, क्योंकि मैं आपको पहले अपना परिचय दे देता हूँ। जो एक उपचार मैं भारत के सबसे बड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ, जिसकी उप शाखा नार्दर्न रेलवे के अंदर 6 प्रांतों में है, उसका संगठन मंत्री रह चुका हूँ। इस समय फिलहाल मैं कार्यकारिणी सदस्य हूँ। इसलिए संगठन का हमारे पास अच्छा अनुभव है। आप लोगों से निवेदन है कि 2 मिनट के लिए जरा शांत रहे। इस जातिगत आरक्षण और SC/ST काला कानून जैसी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए साल में एक बार मैं अपना मुंडन जरूर कराता हूँ, जिससे सरकारों का ध्यान हमारी ओर जाए। आप लोग जो पीड़ा है, हमारे युवा पीढ़ी की जो पीड़ा है, आपका अगला काम ये है इस SC/ST काला कानून अपने अपने क्षेत्रों में, झेलनी पड़ती है। जिलों में, तहसीलों में, गाँव में जाकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाना है और इसको पंचायत स्तर तक करना है। निचले स्तर तक करना है, पंचायत स्तर तक, पंचायत स्तर से जिला स्तर तक करना है, जिला स्तर से राज्य स्तर तक इस कार्यक्रम को करना है। इसके लिए आपको बहुत जबरदस्त मेहनत करनी होगी। एक बात और कान खोल कर सुन ले कि जहाँ भी कोई कार्यक्रम होता है, चाहे जंतर मंतर पर हो या कहीं भी हो, या आप अपने राज्य में कार्यक्रम कर रहे होंगे, तो भारत सरकार की इंटेलिजेंस यहाँ की उपस्थिति की पूरी रिपोर्ट देती है। इसी तरीके से जब आप अपने अपने राज्यों में काम करेंगे, संगठन को बढ़ाएंगे, तो उसकी इंटेलिजेंस केंद्र सरकार को रिपोर्ट देगी और जब हमारा संगठन आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा तो सरकार को पता लगेगा कि आरक्षण विरोधी पार्टी एक मिसाल होती जा रही है। अब इसकी मांग को मान लेना चाहिए, नहीं तो हम नुकसान के अंदर रहेंगे। तब जाकर के आपकी बात को माना जाएगा। पूरे जंतर मंतर पर आने से काम नहीं चलेगा। इसलिए मेरा एक बार आप सबसे फिर निवेदन है कि जब आप लोग यहाँ से वापस जाएं, जिला स्तर पर जो राज्य स्तर के पदाधिकारी है, राज्य स्तर पर और ग्रामों में जाकर के, गली गली के और शहरों में गली गली के अंदर जाकर के अपने संगठन को मजबूती के साथ करना है। इसमें हमें ढिलाई नहीं देनी है। हमारे पास कुल 7-8 महीने का समय है 15 अगस्त 2023 का। ये 7-8 महीने हमने एक भी दिन खराब नहीं करना है, जिससे केंद्र सरकार को पता लगे कि अगर इनकी मांग आरक्षण विरोध की जो है उसको हमने नहीं माना तो हमारी सरकार जा सकती है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सब मेहनत के साथ इस कार्य को करेंगे। जय हिंद। धन्यवाद गणपति प्रसाद जी। आप द्वारा सुझाया गया मार्गदर्शन जातिगत आरक्षण मुक्त भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान सिद्ध होगा। साथियों, निर्णायक आंदोलन के ओंकार आप सबके सहयोग समर्थन से और ठीक 3 बजे अध्यक्षीय भाषण शुरू होगा और उसके बाद मेरा कार्यक्रम, मेरा भाषण होगा, मेरा संबोधन होगा और उसके ठीक बाद आदरणीय मुख्य अतिथि जी का उद्बोधन होगा और उसके ठीक बाद संकल्प के साथ आज के इस कार्यक्रम का सत्गन होगा। जातिगत आरक्षण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। योग्यता प्रतिभाओं की अनदेखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरीब पिछड़ों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष
अब मैं प्रार्थना करूंगा ठाकुर हरिमर्दन सिंह भदौरिया जी, वरिष्ठ आरक्षण विरोधी हैं। आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ देश भर में आवाज बुलंद किए हुए हैं। आदरणीय ठाकुर हरिमर्दन सिंह जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे रविंद्र भाई जटेरी जी के नेतृत्व में ये बाबा पंडित त्रिलोक तिवारी हर युवा से ऐलान करना चाहता है कि इसको खत्म कराने में हमारा सहयोग। भारत माता को नमन करते हुए आरक्षण विरोधियों के जनसमूह को मैं नमन करता हूं। तत्पश्चात मैं नमन करता हूं जठेरी जी की टीम को और नमन करता हूं इनके साहस को, जो कि निरंतर आरक्षण विरोध की दीपशिखा को जलाए हुए हैं, प्रज्वलित किए हुए हैं। मैं नमन करता हूं सुखविंदर खरब के साथ रविंद्र जठेरी जी को, और बारंबार आप लोगों से ये कहता हूं, आरक्षण विरोधी हर टुकड़ा, हर जर्रा एक बम बन करके जल्दी ही विस्फोट करेगा। उस बम में शायद आप, शायद हम सब शामिल हों। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 2 बजे का कार्यक्रम हमने रख रखा है। ऐसे कार्यक्रम को कोई बात नहीं, मेरे से बात 1:30 और 2 के बीच में कोई साथी करना चाहता, हार्दिक स्वागत है भाई, कोई बात नहीं। अरे भाई ये चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो घटना घट रही है ना अभी, जो हम जैसे मुंडन बात कर रहे हैं आरक्षण के विरोध की। आरक्षण 1:30-2 बजे, लेकिन कोई घटना घट रही है तो आरक्षण एक खैरात बना दिया पक्षपाती व्यवस्थापकों ने। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम आरक्षण के विरोध की बात करते हैं तब यही आता है, लोग कहते हैं कि अंबेडकर की देन है। ये अंबेडकर की देन नहीं है। अंबेडकर ने जो हमें जात के आरक्षण 10% 10 साल के लिए दिया था, उस आरक्षण को इन सांसदों ने, ये 131 सांसदों की टीम ने, ये मोदी जैसे पक्षपाती शासकों ने बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक ला दिया। आज ये लोग कहते हैं कि आरक्षण कांग्रेस की देन है। मैं खुले स्वर से कहता हूँ, ये आरक्षण अब कांग्रेस की देन नहीं है। ये आरक्षण मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये सभी राजनीतिक दलों की देन है। ये सभी राजनेताओं की देन है। ये स्वार्थी और भ्रष्ट, ये स्वार्थी और भ्रष्ट लुटेरों की देन है। आज हमारे आरक्षण को जो बढ़ाते जा रहे हैं, ये चाहे भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे ये मोदी जी हो, ये हमारे सबके शोषक हैं। और हम जो भी इनका समर्थन करते हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल का नेता हो, हम उस सब का विरोध करते हैं। हम कहते हैं वो हर राजनेता सवर्णों का शोषक है। सवर्णों का ही शोषक नहीं, सामान्य वर्ग का ही शोषक नहीं, वो शोषक है हर गरीब का, दलित का, हर पिछड़े वर्ग का। ये जो आरक्षण है, ये सिर्फ कुछ चंद परिवारों को समृद्धि दे रहा है। ये चंद परिवारों को राजनीतिक कुर्सियां दिए हुए हैं, ये चंद लोगों को उठा रहा है। आज गांव में शोषित और सबसे ज्यादा दलित वर्ग ही इसका शिकार हुआ है आरक्षण का। चंद दलित परिवार अपने ही दलितों का SC ST एक्ट का शोषण करते गए और नाम लेते गए उन दलितों का। हम दलितों के विरोधी नहीं है, हम विरोधी नहीं है SC ST के, हम विरोधी हैं इस संविधान की, इस पक्षपाती व्यवस्था के। इस संवैधानिक पक्षपाती व्यवस्था को जब तक नहीं हटाया जाएगा, भारत से प्रतिभाएं लुप्त होती जाएंगी। और प्रतिभाएं लुप्त होकर के, प्रतिभाएं जो है बिकती रही हैं, विदेशों में जा रही हैं। हमारा भारत इन प्रतिभाओं से शून्य होता जा रहा है। जब प्रतिभाएं मिटती जा रही हैं, तो न कोई अच्छा डॉक्टर बन रहा है, न कोई अच्छा इंजीनियर बन रहा है, न कोई अच्छा नेता बन के आ रहा है। ये सब प्रतिभाओं की वजह से, प्रतिभाओं का हनन जल्दी, जहाँ भी आरक्षण होगा वहाँ देश का पतन होगा। हम दोबारा आपसे यही कहेंगे, आरक्षण के विरोध में हर देश में, हर कोने में छोटे छोटे आंदोलन से ही, पर आंदोलन जारी रहने चाहिए। हमारी छोटी छोटी टीमें जो आरक्षण का विरोध करती हैं, उनको आगे बढ़ाते रहिए। और जठेरी जी जैसे नेतृत्व में एक बार आरक्षण की ज्योति को एक ज्वाला बना दीजिए। यही हमारा आप लोगों से अनुरोध है। हमारी छत्तीस शक्ति संगठन की टीम आरक्षण का विरोध करती है, हमेशा करता रहूंगा, और जरूरत पड़ी तो जठेरी जी के साथ
मैं हर जगह आरक्षण विरोध में चलूंगा। जय भारत, विजय भारत। जिंदाबाद। साथियों, आरक्षण विरोधी जिंदाबाद, जातिगत आरक्षण विरोधी जिंदाबाद। SC/ST नहीं चलेगा, SC/ST एक्ट नहीं चलेगा, योग्यता प्रतिभाओं की अनदेखी नहीं चलेगी। अब मैं प्रार्थना करूंगा वरिष्ठ आरक्षण विरोधी राजस्थान से आदरणीय देशबंधु जोशी जी वो आए और अपने विचारों से आंदोलन को दिशा दे। आपका स्वागत है जी। हाँ, जोशी जी। आरक्षण विरोधी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और हमारे पूरे देश के प्रांतों से अलग जगाने वाले भाई रविंद्र जठेरी जी, उनकी RJ AVP टीम, महिला शक्ति और साथियों, बुजुर्गों, ये हुंकार रैली जंतर मंतर से आज रविंद्र जठेरी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चल रहा है, ये सारे कार्यक्रम जब हमें सफलता मिलेगी तो इतिहास के पन्नों पर जरूर लिखे जाएंगे। साथियों, हम बहुत प्रयास करते हैं, उसके बावजूद भी साथी कम पहुंचते हैं, लेकिन हम जानते हैं, इतिहास साक्षी है कि स्वतंत्रता सेनानी भी देश में बहुत कम गिनती के हुए हैं। बड़े बड़े शहर, कस्बे और गांवों में कुछ ही स्वतंत्रता सेनानी होते थे जो मरने मारने पर, जान खेलने पर उतारू थे। साथियों, बुजुर्गों ने कहा है, जान पर खेलेगा वही लाल पाएगा। बंधु, अगर हम डर गए तो मर गए। बंधु, हमें हिम्मत रखनी होगी और ये बड़े बड़े जो राजनीतिक दल हैं, जो जातिगत वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, धर्म और जातियों में लोगों को बांट रहे हैं और एक सामाजिक गृह युद्ध की ओर धकेल रहे हैं, इनको हमको समझना होगा और इनका बहिष्कार करना होगा। बंधुओं, हमें संकल्प लेना होगा कि हमारा मत, समर्थन और सहयोग इस प्रजातंत्र में वही प्राप्त करेगा जो हमारे मिशन को आगे लेकर चलेगा। अगर हमारे मिशन का उम्मीदवार किसी संसद विधानसभा क्षेत्र में नहीं है तो हमारा संकल्प है कि हम अंतिम विकल्प नोटा ही दबाएंगे। लेकिन पहले हमारे किसी आरक्षण विरोधी साथी को हम देखेंगे, किसी भी दल का हो, चाहे वो निर्दलीय हो, लेकिन समर्पित हो, कोई बहरूपिया नहीं हो। हमारे बीच में कुछ बहरूपिया घुसे हुए हैं जो कुछ समय, कुछ साल, कुछ महीने आरक्षण विरोध करते हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए बीजेपी कांग्रेस में चल जाते हैं। ऐसे कई साथी रहे हैं हमारे सामने, मैं उनका नाम लेकर उनका महिमा मंडित नहीं करना चाहता हूँ। ऐसे गद्दारों को भूल जाना चाहिए। मैं आप सब लोगों का अभिवादन करता हूँ। जो अलवर से हमारी बहन सीमा जी पधारी है, जो RJV राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी पार्टी की राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे भाई त्रिलोक जी तिवारी बता रहे हैं, जो सन 8 से मेरे साथ जागो पार्टी और विभिन्न दलों में काम कर रहे हैं और आज भी राजस्थान में अपनी पहचान रखते हैं, पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं और ये बैनर लटकाकर कई जगह इनको विरोध का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन बंधुओं, हमें डरना नहीं है, अपनी विचारधारा को लेकर चलना है और हमें संकल्प धारण करना है कि हमारा मत, समर्थन, सहयोग वही प्राप्त करेगा जो हमारे मिशन का उम्मीदवार होगा। बंधुओं, पहचानो उन लोगों को। हमारे एक बुजुर्ग थे, बड़े अच्छे वक्ता थे और वो बार बार बीच में कहते थे, उनकी बात मुझे याद आ जाती है। पहचानो उन लोगों को जो हमारे बीच गद्दार हैं। पहचानो उन लोगों को जो आरक्षण, ST/ST एक्ट विरोधी दलों के गुलाम बने हुए हैं, अंधभक्त बने हुए हैं और समाज को गुमराह कर रहे हैं। बंधुओं, जब भी हम समाज के, सवर्ण समाज के, सामान्य वर्ग समाज के मीटिंगों में जाते हैं, वहाँ महिमा मंडित के लिए बीजेपी, कांग्रेस, सभी दलों के लोग आते हैं और सभी कहते हैं समाज एक रहो। ब्राह्मणों की मीटिंग होगी तो कहेंगे ब्राह्मण एक रहो, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो भैया वो खींचतान मचा देते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहो। जो आरक्षण और ST/ST एक्ट विरोधी समर्थक दलों के लोग हैं, वो कभी हमारे नहीं हो सकते। वो गद्दार हैं, गुलाम हैं और वो हमें गुलामी की ओर धकेल रहे हैं। बंधुओं, समझ जाओ, समय बहुत कम है। आजादी को 75 साल हो गए हैं। 75 वर्षों से हमको अपमानित किया जा रहा है, हमें पीछे धकेला जा रहा है।
गुलामी को ढकेला जा रहा है। 75 वर्षों से संसद और विधानसभा क्षेत्रों में लगातार आरक्षण चल रहा है और समाज गुलामों की तरह वोट दे रहे हैं। तो बंधुओं, ये सरासर हमारे साथ अन्याय है। हमें आगे आना होगा और इस जंतर मंतर इस मंच के माध्यम से हम प्रधानमंत्री को, राहुल गांधी जो राष्ट्र जोड़ो की यात्रा पर चल रहे हैं, हम दोनों दलों के नेताओं को और जो भी कोई आवाज सुने वहां तक पहुंच रही है, उनको संदेश देना चाहते हैं कि अब तुम्हारी उल्टी गिनती चालू होने वाली है। लोग जानने वाले हैं, लोग पहचान गए हैं, तुम एक थाली का चट्टे बट्टे हो, बुराई सबकी करते हो, लेकिन जेल किसी दूसरे को 7 महीने के बाद नहीं भेजते। डराते हो, सिर्फ भय व्याप्त करते हो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई इंटरनेट नहीं है। बंधुओं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, परवर सरवर संत जन 14 वर्षे में परमारथ के कारण चारों धारत है। तो तुम सब संत लोग जो मात्र शक्तियां बैठी है, मेरे बुजुर्ग करके अपने आप को तंग महसूस करता हूँ। जय हिंद, जिंदाबाद। और रमेंद्र जठेरी जी, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। और विकसित भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान सिद्ध होगा। साथियों, मैं प्रार्थना करूंगा सर्व साझा भलाई मंच के अध्यक्ष कन्वीनर आदरणीय सोहनलाल शर्मा जी से, वो अपने विचारों से आंदोलन को दिशा दें। आदरणीय सोहनलाल शर्मा जी। धन्यवाद जठेरी जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन वैसे भी ऐतिहासिक दिन है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी हमारे देश के लिए एक वरदान साबित हुए थे। और दूसरा ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि हमारे जो जातिगत देश में जो जातिगत आरक्षण की प्रथा चल रही है, हमारी यहाँ की सरकारों ने, पार्टियों ने बना रखी है, उसके लिए हमारे बीच में हमारे जठेरी जी हैं, वो भी एक ऐतिहासिक दिन पे वो हमारे महात्मा गांधी जी का स्वरूप हैं और उसी तरह अनशन भी करते हैं। हमारे समाज के लिए, वो सरकार को जगाने के लिए अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। और इस मौके पर जो हमारे भाई बंधु बहनें मातृशक्ति बैठी है, वो सभी परेशान हैं देश की नीतियों से। जातिगत आरक्षण जो चल रहा है, उसके कारण जो आज सभी भाई बहन यहाँ पहुँचे हैं, उनका तालियों से स्वागत किया जाना चाहिए। ये बड़े देशभक्त हैं जो आज इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं। इन सभी साथियों का तालियों से स्वागत आप करें। भारत माता की, आरक्षण विरोधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आरक्षण विरोधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, जैसे सभी को पता है कि हमारे संविधान के निर्माता बनाने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने बड़ी सोच समझ के संविधान बनाया और उस संविधान में एक व्यवस्था की कि जो देश में गरीब लोग हैं उनके लिए 10 साल के लिए उन्होंने रिजर्वेशन की सिस्टम इस संविधान में दिया, ताकि 10 साल में वो हमारा गरीब वर्ग है, जो गरीब है वो ऊपर उठ सके। तो 10 सालों के लिए बनाया था और उस समय उस संविधान में कहीं भी नहीं लिखा कि ये एक किसी जाति के लिए होगा, वो गरीब के लिए है, किसी भी जाति का हो। लेकिन हमारी देश की उसके बाद सरकारों ने जाति के आधार पे इस जो प्रथा है इसको शुरू करके अभी तक लगा रखा है, जबकि संविधान में 10 वर्ष के लिए ये लिखा हुआ था संविधान में। वैसे तो अगर देखा जाए तो अगर मेरे जैसे बंदे को 24 घंटे के लिए इलेक्शन कमीशन लगा दें तो मैं सबसे पहले संविधान की पालना ना करने के कारण सभी पार्टियों की रजिस्ट्रेशन पहले रद्द करनी चाहिए। जो संविधान की पार्टियां रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन देख रहा है, संविधान की पालना नहीं कर रहे,
और गलत दिशा की ओर हमारे देश को ले जा रहे हैं। कभी भी आपके सामने होगा, सुना होगा, आपने देखा होगा कि कभी भी पार्लियामेंट में इस पे डिबेट नहीं हुआ। कभी भी पार्लियामेंट में ये नहीं बताया गया कि 10 साल के बाद अगर आरक्षण को बढ़ाना है तो कितने गरीबों को हमने ऊपर उठाया है, अमीर बनाया है, तो उसका कभी भी डाटा पार्लियामेंट में पेश नहीं किया गया। तो ऐसा अंधा राज चल रहा है आजादी के बाद से, जब से ये प्रथा चली है जो आरक्षण वाली। तो हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने भी नहीं सोचा था, कहा कि हमारे जाने के बाद यहाँ के जो सियासी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो ऐसी सोच से चलेंगी, जो अमीर है उसको गरीब बना देंगी, जो गरीब है जिसको जरूरत है उसको हेल्प नहीं, उनको सहायता नहीं मिलेगी। लेकिन जाति के आधार पर जो ले रहे हैं, सहायता लेके ऊपर अपने अमीरी में चले गए हैं, उनको वो ऐसे भी चलता जा रहा है। हमारी सरकारें आंखें बंद करके, कान बंद करके काम कर रही है। और इसका हमें सरकार की, जो हम किसी बीजेपी की, इस पार्टी की नहीं, हम कांग्रेस की बात, सभी सरकारें जो अभी तक आई हैं, चाहे मिली जुली आई हैं, वो सभी ने गंद डाला है देश में। इसके लिए हमें सभी को, जो देशभक्त आज यहाँ पहुंचे हैं, सभी को सोचना पड़ेगा कुछ ना कुछ। और तीसरा, आज जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ये देशभक्त हैं। हमारा कोई ये नहीं कि हम आरक्षण विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे शरारती होते हैं कि हमारे खिलाफ आवाज गलत उठाते हैं कि ये तो आरक्षण के विरोधी हैं। हम आरक्षण विरोधी नहीं हैं। हम ये, अगर हमारा सीआईडी का कोई दोस्त यहाँ पे हो, हम ये कहना चाहते हैं कि हम आरक्षण के विरोधी नहीं हैं। इस सिस्टम को ठीक तरह से चलाया जाए, जातिगत ना होना चाहिए, आर्थिक आधार पे होना चाहिए। हम आरक्षण के विरोधी नहीं है। आरक्षण जिसको जरूरत है, क्या जाति के हिसाब से ही गरीब हैं? ये बिल्कुल सरकार के सोचना गलत है। क्या उच्च जाति वाले ही अमीर हैं, नीची दूसरी जातियों वाले गरीब नहीं हो सकते, और ऊंची जाति वाले के गरीब नहीं हो सकते? ये थोड़ा है सरकारों के सोचने का ढंग का फर्क है। और अगला पॉइंट है, हमें भी सोचना पड़ेगा कि हम उस पार्टी, हम आंखें बंद करके दिमाग को एक घर में रख के वोट डालने जाते हैं। हम उस पार्टी को सपोर्ट करें जो पार्टी, जिस पार्टी का जनरल का नेता, जो पार्टी का नेता पार्लियामेंट में जनरल के हैं। देखो, लानत है उन पे, वो जनरल के होकर पार्लियामेंट में कभी एक शब्द नहीं बोला कि जनरल के साथ धोखा हो रहा है, इनके साथ धक्का हो रहा है। कभी नहीं आज तक जनरल का, पार्लियामेंट का मेंबर कभी पार्लियामेंट में नहीं बोला। और हम जठेड़ी जी हमारे लगे हुए हैं, हम इसके बारे में विचार करेंगे जब तक हमारे जनरल के और अच्छे लोग पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे। उसमें पार्लियामेंट में भेजने के लिए हमें सारे पूरे इंडिया में हम एक मंच बनाएंगे, सभी साथियों को साथ लेकर हम चलेंगे। और जब तक हम पार्लियामेंट में नहीं पहुंचते, तब तक हम इस बीमारी का देश से अंत नहीं कर सकते। और आज तक जो राजनीतिक पार्टियों ने किया है, वो क्या किया है? इस व्यवस्था से लोगों को बांटने का काम किया है। जातिगत आरक्षण को शुरू करके लोगों को बांटने का काम किया है। मैं नाम भी लेना नहीं चाहता था, हमारे देश के एक प्रधानमंत्री बने थे, हमें याद है वो सीन, वीपी सिंह बने थे, गलती से वो प्रधानमंत्री बन गए। और उनके टाइम में उन्होंने जातियां इतनी बना दी, इतनी जातियों में बांट दिए लोग, और इतनी लोग बच्चों ने हमारे नौकरियों में परेशान हो गए, इतने दुखी हो गए। उन्होंने चौक पे खड़ के आग लगानी शुरू कर दी, और लोगों को इतनी नफरत हो गई कि वीपी सिंह कहीं पे भी अगर टीवी पे बोलने आ गए, लोगों ने गुस्से में अपने टीवी तोड़ दिए कि हमें इस गंदे प्रधानमंत्री की शक्ल नहीं देखना चाहते। इसलिए जो हमारी राजनीतिक पार्टियां
हैं उन्होंने राजनीति की है लोगों के लिए, लोगों को बांटने के लिए। और एक मैं आपके सामने एक एकता का संदेश जो हमारे किसानों ने मोर्चा संभाला, पंजाब के किसानों ने, आज भी हमारे पंजाब से हमारे साथी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि देश को अगर दिशा देता है तो पंजाब देता है। हम पंजाब से आए हैं आज, तो वो दिशा देने का काम किसानों ने किया है, सभी देशवासियों को पता है। और किसानों ने एक इतिहास कायम किया कि सरकार को झुका दिया और इतना धरना जबरदस्त किया कि सरकार को झुकना पड़ा, और जो काले खेती कानून बनाए थे वो वापस लेने पे। अब कमी तो यहाँ पर विरोधी पार्टियों की थी, मैं तो जो स्पष्ट बात है इनकी कमजोरी थी। जब एक प्रधानमंत्री माफी मांग रहा है कि हमने जो कानून बनाए हैं वो गलत बनाए हैं, वो गलत हो गए, हम वापस ले रहे हैं, तो सभी विरोधी पार्टियां पार्लियामेंट के आगे धरना देती कि ये प्रधानमंत्री इस्तीफा दे जो अपनी गलती मान रहा है। तो सारी विरोधी पार्टियां सोई रही, इसलिए हमें सोए हुए लीडरों की जरूरत नहीं है। हम जागेंगे और जगाएंगे और अच्छे लोगों को आगे लाएंगे। तो एकता की जो मैंने ये संदेश दिया किसानों के नाम पे है, इसी के आधार पे जैसे हमारा संविधान कहता है कि समानता होनी चाहिए, देशवासियों में समानता होनी चाहिए, इसलिए हम इसी संदेश को किसानों ने एक हमें मिसाल कायम कर दी है कि इसको देखो कैसे सरकार को झुकाया जाता है। इसी आधार पे हम भी जो आरक्षण विरोधी संगठन है दुनिया भर के, वो सभी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होके हम पार्लियामेंट तक हमारे बंदे जिता के किसी भी तरीके से जोर लगाएंगे और हम अपने बंदे जो देशभक्त हैं उनको पार्लियामेंट में पहुंचाएंगे। उसके लिए सारी व्यवस्था मेरी जठेड़ी से विनती है, पंजाब के जितने संगठन उनके संपर्क में है, जितनी पार्टियां उनके संपर्क में है और हमारे भी हैं, हम आपस में बैठ के कोई साझा ऐसा मंच बनाएंगे जिससे हम पंजाब के पूरे राज्यों की एक टीम बनाएं, उनको लेकर हम ऐसी व्यवस्था बनाएं कि जैसे पंजाब में हमने अपनी जमीन को जगाना है, जैसे पंजाब के लोगों ने, मैं कोई आम आदमी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जैसे पंजाब के लोगों ने इतिहास कायम किया, 117 में 92 सीट जिताकर सरकार बदल दी। कैसे बदल दी? सभी ने अपने पंजाबियों ने जमीन जगाई, किसी पार्टी के जैसे मर्जी फिरते रहो, पर बदलने के लिए वोट डाला लोगों ने। हमने भी ऐसा ही करना है कि बदलना है, कोई किसी पार्टी से अंदर से मिला रहे, किसी का मेंबर बना रहे, जब वोट डाल दिए हम आजाद होते हैं। इसलिए हमें ऐसा व्यवस्था करने पे अपनी जमीर को जगाना पड़ेगा। और वहाँ पे देखो कांग्रेस पंजाब में उसने राज किया, हमारे वहाँ पे अकाली दल है उसने राज किया, कोई करते बदल के करते आ रहे हैं। और लोगों ने सोचा कि जब तक इन दोनों को हम घर नहीं बैठाते जब तक पंजाब का भला नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा ही हमें सोचना पड़ेगा, ऐसा ही एक मंच बनाना पड़ेगा। सभी इंडिया से हम इकट्ठा करेंगे। हम पंजाब में लगे हैं, खालसा जी हमारे बैठकों में आते रहते हैं, तो हम वहाँ पे 20 संस्थाएं हैं पंजाब में।